Good morning, everyone. In the previous lecture, we were discussed Act 2, Scene 7th and 8th, in which those characters were departed to Belmont, and Prince of Morocco fails to achieve the hand of Portia, and he chose the wrong casket. Okay, and scene 8, the two minor characters Salarino and Solarino perform the critical duty in the play. Okay, and how Shakespeare developed these characters and perform by their importance in the play, and introduce the main element and main important task to these unimportant characters. Okay, by these unimportant characters. Okay, let's start scene number 9th. The scene is set in Belmont in Portia's mansion. सीन स्टार्ट होता है फिर से बेलमोंट का, पोर्शिया के राजमहल का. ओके, द प्रिंस ऑफ एरागन. अब दूसरा एक और सूटर आता है अपना लक आजमाने के लिए. पहले और भी सूटर्स आ चुके हैं जिनका डिस्कशन हमारी प्ले में नहीं हुआ, बस ये बताया गया है सर्वेंट के द्वारा, पोर्शिया के सर्वेंट के द्वारा, कि बहुत से सूटर आए थे, वो चले गए हार के, और फिर से अब एक और प्रिंस ऑफ मोरक्को आया है. ऐसा सीन सेकंड में बताया गया था फर्स्ट एक्ट के. ओके, और यहाँ पर फिर प्रिंस ऑफ मोरक्को हार के चला जाता है. अब नेक्स्ट एक और करेक्टर आया है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ एरागन. एरागन एक जगह का नाम है जिसका प्रिंस अपना लक आजमाने के लिए आया है. हैज़ कम टू ट्राई हिज लक एट द कास्केट्स. ओके, Portia explains the term and condition to him and makes him promise that he will abide by her father's rule. और पोर्शिया जो है वो हर एक टर्म्स एंड कंडीशन जो बनाई गई है टास्क के गेम से लेके, जो भी वो पहेली है उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई हैं वो बताती है उस प्रिंस ऑफ एरागन को भी. एंड मेक्स हिम प्रॉमिस दैट ही विल अबाइड बाय हर फादर्स रूल. और उससे एक प्रॉमिस लेती है कि जो भी उसके फादर ने रूल बनाए हैं वो उस पर ही रहेगा. और हर एक को ये लेनी पड़ती थी. अगर पोर्शिया को नहीं जीत पाए, वो अगर इस गेम में नहीं जीत पाए, सही कास्केट चूज़ नहीं कर पाए, तो वो आजीवन कवारे रहेंगे. ओके, द 3 कंडीशन दैट ही मस्ट फॉलो आर. कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं? 1, दैट ही इज़ चूज़ द रॉन्ग कास्केट. ही विल नॉट शेयर विद एनीबडी विच कास्केट इज़ चूज. फर्स्ट ये कंडीशन थी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मे बी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि कास्केट से जुड़ी हुई कौन कौन सी शर्तें पोर्शिया के फादर ने रखी थी. ओके, फर्स्ट ये कंडीशन थी कि जो भी कास्केट आप रॉन्ग चूज़ करेंगे, और उसके बाद उसको आंसर नहीं बताया जाता था. यहाँ पर ऐसा जनरली और बाकी उसमें होता है गेम्स में कि आप हार भी जाते हैं तो आपको सही आंसर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. आपको अगर रॉन्ग कास्केट चूज़ कर ली है तो आप वो भी चीज़ नहीं बताएंगे किसी को जाके कि रॉन्ग कास्केट जो चूज़ करी है वो कौन सी वाली थी, ताकि नेक्स्ट कोई सूटर आएगा तो वो वाली कास्केट ना चूज़ करे. तो अल्टीमेटली 3 अटैम्प्ट में तो 3 अटैम्प्ट में तो जाके कोई ना कोई जीत ही सकता है. तो ये फर्स्ट कंडीशन रखी हुई थी. सही तो पता लग ही नहीं सकता है, जो रॉन्ग भी आपने हाथ लगाया है वो भी आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते बाहर जाकर. ओके, इस महल से बाहर जाकर, अपने जगह पर जाकर कहीं पे भी. सेकंड शर्त क्या थी? ही विल रिमेन अ बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ. हमेशा के लिए जो हार जाता है वो कुंवारा रहेगा. एंड फाइनली ही कैन स्टे इन बेलमंट एनी लॉन्गर एंड हैज़ टू लीव इट इमीडिएटली. और थर्ड क्या थी कि वो फिर उसके बाद बेलमंट में रुक नहीं सकता है. अगर वो हार गया तो उसे तुरंत बेलमंट को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो अपना सेना को लाके और लड़ाई शुरू हो सकती है ना. Types. The Prince of Aragon agrees to all the 3 terms and proceeds to the room where the 3 caskets are kept.
यहाँ पर द प्रिंस ऑफ एरागन आते हैं और तीनों शर्तों को सबसे पहले मान लेते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी, और फिर वो आगे बढ़ते हैं उस रूम में जाने के लिए जहाँ पर 3 कास्केट्स रखी हुई हैं. Okay, like the Prince of Morocco, the Prince of Aragon also rejects the lead casket, considering the inscription not suitable to him. अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आए थे ऐसे ही प्रिंस ऑफ एरागन ऑल्सो रिजेक्ट, वैसे ही वो भी लेड वाली कास्केट को रिजेक्ट करके आगे सोचने लगते हैं और जो दूसरी 2 कास्केट्स पे लिखा हुआ है उसको पढ़ने लगते हैं. क्या लिखा है उसमें से समझ के अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा कास्केट चूज़ करें. लेकिन दोनों के दोनों प्रिंस ने जैसे लेड कास्केट को छोड़ दिया था, ऐसे ही वो दोनों ही प्रिंस ऑफ एरागन भी मोरक्को की तरह ही लेड कास्केट को छोड़ के बाकी दोनों पर जा रहा है. ही फर्दर रिजेक्ट्स द गोल्ड वन टू, और उसने जैसे प्रिंस ऑफ मोरक्को ने तो गोल्ड चूज़ किया था लेकिन एरागन सिल्वर चूज़ करता है, वो गोल्ड को छोड़ देता है. क्या सोचता हुआ, दैट द गोल्ड इज़ फॉर फुलिश पॉपुलिस, पागल लोगों के लिए गोल्ड बना हुआ है. ही चूजेस द सिल्वर वन एंड ऑन ओपनिंग द कास्केट फाइंड्स अ फूल्स पिक्चर इन इट. और फिर जब वो सिल्वर कास्केट को चूज़ करता है और वो कास्केट खोली जाती है तो उसके अंदर एक जॉकर की पिक्चर निकलती है. गोल्ड वाले में क्या था, स्कल निकला था, सिल्वर वाले में जोकर निकला है. ठीक है. एंड ऑन द इंस्क्रिप्शन इनसाइड, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इट इज़ रिटन दैट क्या, देयर बी फूल्स अलाइव, के संसार में अभी भी बेवकूफ़ जिंदा है. The Prince of Aragon is furious at his failure and tries to create a scene, raising doubts over the wisdom of caskets, but Portia reminds him of the promise and he leaves immediately. अब यहाँ पर क्या है, प्रिंस हार जाता है तो बड़ा गुस्से में ड्रामेबाजी करने लगता है, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि जिसने भी कास्केट के इस गेम को बनाया है बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया उसने, और गलत तरीके से इनके ऊपर चीज़ें लिख रखी हैं जिससे कोई मतलब नहीं निकलता. तो वो ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर रहा था. तो पोर्शिया उसे याद दिलाती है कि आपने इस गेम से पहले ही प्रॉमिस लिए थे 3, तो वो आपको निभाने पड़ेंगे. तो वो तुरंत वहाँ से बेलमोंट से चला जाता है. ओके, पोर्शिया इज़ रिलीव्ड टू सी द पिक्चर ऑफ एरागन fail and is slightly disturbed at the way of events are taking place in her life. अब यहाँ पर वो इस बात से संतुष्ट है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को फेल हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब भी है कि उसके जीवन में ये क्या घटने लग रहा है. ठीक है, जैसा वो चाहती है वैसा कुछ भी नहीं हो रहा. ये जनरली हर इंसान की लाइफ में होता है कि जैसा वो चाहता है वैसा नहीं मिल पाता, तो वह चिंतित हो जाता है कि जैसे मैंने प्लानिंग करी है वैसा सब कुछ नहीं हो पा रहा. एट दिस पॉइंट अ सर्वेंट कम्स एंड अनाउंस द अराइवल ऑफ सम वर्दी स्वीटर हु हैज़ कम विद ग्रेट गिफ्ट्स. अब यहाँ पर इसी समय पर जब पोर्शिया चिंतित विचारों में है और सर्वेंट आके बोलता है कि कुछ और सूटर्स आए हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं आपके लिए. Then Nerissa and Portia are happy with anticipation and Portia in her heart hopes for Bassanio's arrival. यहाँ पर पोर्शिया और नरेसा एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से स्माइल एक्सचेंज करते हैं, और पोर्शिया अपने दिल में यही इच्छा लिए चलती है कि काश बसानियो ही आया हो. ओके, एनालिसिस क्या है अब इस सीन का. For an alert reader audience, the caskets hold firm attention, and by the end of the scene, one can easily deduce the right casket because 2 of the 3 caskets have been opened and rejected. अब यहाँ पर ये हम ऑडियंस को या रीडर्स को कास्केट सीन का जो अटेंशन है ना बहुत ग्रेस्प कर लिया इस सीन ने. ठीक है, हमारा फुली अटेंशन क्या निकलेगा अब, प्रिंस ऑफ एरागन जो चूज़ करेगा. इतना तसल्ली से जो दिखाया गया है वो हमारी सारी अटेंशन को बांधे रखता है, और इस सीन के एंड में हमें ये भी पता चल गया कि राइट कास्केट कौन सी है, क्योंकि 2 कास्केट खुल चुकी हैं और दोनों की दोनों रिजेक्ट हो चुकी हैं. तो मतलब अब तीसरी जो बची है वही राइट कास्केट है. राइट. ओके, दिस सीन एंड्स द सेकेंड एक्ट एंड द प्ले इज़ अबाउट टू हिट द क्लाइमेक्स. अब यहाँ पर है, पीक पर आ चुका है कहानी का दृश्य और क्लाइमेक्स पर है.
फाइनली अब क्या होने वाला है हमें पता है, राइट कास्केट कौन सी है, लेकिन बसैनियो से चूज़ कर पाएगा कि नहीं, ये एक तड़का अभी तक लगना बाकी है। वेयर थिंग्स विल रीच एट देयर प्रॉब्लमेटिक बेस्ट। अब यहाँ पर है कि क्लाइमेक्स तक पहुँच गया है सेकंड एक्ट का, और अब जो आने वाली आगे चीज़ें हैं वो कैसे प्रॉब्लमेटिक होंगी या नहीं होंगी वो आप देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वाला सीन भी हम कर लेते हैं, देन बाकी के सीन हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। एक्ट थर्ड, यहाँ पर scene the curtain rises and Salarino and Solanio are shown discussing that there is a news of Antonio losing one more ship to the sea। अब यहाँ पर आता है सीन वेनिस का, जहाँ पर यही दोनों माइनर कैरेक्टर्स जो थे, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं प्ले में, तो इम्पॉर्टेंट रोल कह सकते हैं हम इनका, क्योंकि हमें आके चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं, मतलब मेन चीज़ें तो यही आके बता रहे हैं। सलारिनो एंड सोलानियो फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि एंटोनियो का एक और शिप डूब गया, हमने ऐसा सुना है समुद्र में। शार्लॉक एंटर्स द स्टेज एंड ब्लेम्स बोथ ऑफ देयर रोल्स इन जेसिका's elopement। अब शार्लॉक आता है, वो अपनी बुरा भला सुना देता है उनको कि तुम्हारी ही वजह से मेरी जेसिका भागी है, विच दे डू नॉट डिनाई, और वो मना भी नहीं करते, हाँ हाँ हमारा ही हाथ था, हाँ हाँ कर देते हैं वो। ओके, rather they start finding faults with Shylock and try to say that though Jessica is his daughter, there is a world of difference between the father and daughter। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि बजाय किसी और में गलती ढूंढने के, कि तुम अपनी बेटी को ही ऐसे बांध के रखते ना कि सारा संसार में वो मतलब आपसे दूर चल जाती ही नहीं, तुम्हारे दोनों का फादर और डॉटर का रिलेशन ऐसा बना रहता कि उसे दुनिया में और कहीं प्यार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो ऐसे उल्टा कह देते हैं शार्लॉक को। शार्लॉक इज़ फ्यूरियस एंड टेल्स देम टू कन्वे इट टू एंटोनियो टू रिपे द लोन बिफोर द डेडलाइन। अब वो शार्लॉक इनको गुस्से में ये कहता हुआ चला जाता है कि उस एंटोनियो को बता दियो कि उसका डेडलाइन नज़दीक आ रही है और लोन के पैसे चुका दे, अदरवाइज ही इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, नहीं तो उसे वही करना पड़ेगा जो बॉन्ड में लिखा हुआ है। एट दिस पॉइंट ही स्पीक्स ऑफ हिज ग्रज अगेंस्ट एंटोनियो एंड अदर क्रिश्चियंस इन द ट्रेड एंड हाउ ही हैज़ बीन मिसट्रीटेड बाय ऑल ऑफ देम जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ज्यू। अब यहाँ पर क्या होता है कि एंटोनियो से और बाकी सब क्रिश्चियन से शार्लॉक नफ़रत करता है, तो यहाँ पर वो एंटोनियो के ज़रिए सब क्रिश्चियन कम्युनिटी को ही के प्रति अपनी ग्रजेस निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो यही कहता है, और फिर वो यही कहता है कि तुम अगर उसने बॉन्ड के दिए पैसे, लोन के दिए पैसे डेडलाइन होने से पहले ही चुका दिए तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। एंड हाउ ही हैज़ बीन मिसट्रीटेड, जिस तरीके से वो एक ज्यू होने के नाते उसको मिसट्रीट किया गया है, अब वो उन सब चीज़ों का बदला लेगा। द फेमस soliloquy ऑफ शार्लॉक अबाउट हाउ ज्यूज आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड नाउ नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन टेक्स प्लेसेस इन दिस सीन। अब यहाँ पर जैसे एक फेमस soliloquy होता है जो स्टेज पर एक इंसान अकेला बोलता है। शार्लॉक जो बोलने लग रहा है कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ में देखा है कि किस तरीके से उसको भेदभाव सहना पड़ा है क्योंकि वो एक यहूदी है, एंड नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन, उसको एक इंसान भी नहीं समझा जाता है। अब उसका समय है बदला लेने का। शार्लॉक कंक्लूड्स दैट ऑल हिज पेन्स विल बी अवेंज्ड बाय टेकिंग द पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी। फिर शार्लॉक कहता है कि सब मेरी दुख दर्द का खात्मा अब हो जाएगा जब वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा। व्हेन ही फेल्स टू रिपे विद इन टाइम, और जब वो
समय पर पैसा नहीं चुका पाएगा तो उसकी बॉडी से फ्लैश निकाल कर वो अपना बदला पूरा करेगा. एट दिस पॉइंट वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ एंटोनियो कम्स एंड टेल्स सोलारिनो एंड सोलानियो दैट एंटोनियो विशेस टू सी दैम एट हिज हाउस आफ्टर विच दे बोथ डिपार्ट. अब उसी समय पर एक सर्वेंट एंटोनियो का है, वो आता है और इन दोनों करेक्टर्स को, शार्लक तो उनको चेतावनी देके चला जाता है. बाकी बचे स्टेज पर सलारिनो और सोलारिनियो, वो आके उनको आके सर्वेंट बोलता है कि एंटोनियो ने तुम्हें बुलाया है, और जिस वजह से वो भी तुरंत स्टेज से चले जाते हैं. ट्यूबल, शार्लॉक्स फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंटे, comes on the stage. He has just returned from Genoa and tells Sherlock that he has gathered some information about Jessica and that he is in Genoa these days and living lavishly there. अब ट्यूबल जो एक शार्लॉक का फ्रेंड है, और कॉन्फिडेंटे का मतलब होता है भरोसेमंद इंसान, ठीक है. वो आता है स्टेज पर, शार्लॉक को बताता है कि अभी अभी वो जिनोवा से लौटा है और मेरे पास एक खबर है शार्लॉक तुम्हारे लिए कि तुम्हारी बेटी है जो जिनोवा में रहती है और बहुत सेटिस्फैक्ट्री और अमीरी से रह रही है वो वहाँ पर, क्योंकि वो सब पैसा और जेवरात लेके भागी हुई है शार्लॉक के. ट्यूबल ट्राई टू लोकेट हर बट कुड नॉट एक्चुअली सी हर. वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन देखना चाहता था कि कहाँ पर रुकी हुई है वो, लेकिन ढूंढ नहीं पाता. बट उसे ये पता है कि जिनोया के ही अंदर कहीं ना कहीं जेसिका छुपी हुई है. ही फर्दर informed Sherlock that he has just heard news of one more ship of Antonio's being wrecked and now there is no possibility of Sherlock's survival. एंटोनियोज सर्वाइवल. यहाँ पर शार्लॉक को वो एक और न्यूज़ देता है कि एक और बात सुनने में आई है कि एंटोनियो के एक और शिप टूट गया है और अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपना पैसा चुका पाएगा और अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है. द सीन एंड्स विद शार्लॉक्स इंस्ट्रक्शन टू ट्यूबल टू पे सम money to a police sergeant and keep him ready to arrest Antonio as soon as the deadline of the repayment of the loan is crossed. अब यहाँ पर शार्लॉक ट्यूबल को इंस्ट्रक्शन देता है कि कुछ पैसे उस पुलिस ऑफिसर को भी दे के रखे कि अब समय आने वाला है कि एंटोनियो को गिरफ़्तार करवाना है क्योंकि डेडलाइन नज़दीक आ गई है और जो भी पैसे देने की रकम थी वो क्रॉस हो गई है, तो जल्दी से जल्दी पुलिस वाले को पैसे दे के और एंटोनियो की गिरफ़्तारी करवा, ये उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है. अब एनालिसिस क्या है इस सीन का. द क्लाइमेक्स इज़ टेकिंग शेप हियर. यहाँ पर अब क्लाइमेक्स अपनी शेप लेने लग रहा है. वहाँ से बसानियो पहुँच गया है बेलमोंट में और कास्केट सीन उसके सामने होने वाला है और यहाँ पर एंटोनियो का भी डेडलाइन ख़त्म हो गई है लोन की. अब दोनों का निष्कर्ष निकलने वाला है. द न्यूज़ ऑफ एंटोनियो लूजिंग हिज वेल्थ इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड नाउ. अब यहाँ पर है कि एंटोनियो की शिप डूब गई है, पैसा लगाया वो डूब गया तो वो गरीब हो गया, सारी की सारी जो उसका पैसा था वो गायब ख़त्म हो चुका है, ये कन्फर्म हो गई है बात, ठीक है. The deadline is fast approaching and Sherlock makes it crystal clear that he is definitely going to execute the bond. अब यहाँ पर डेडलाइन जैसे ख़त्म होने लग रही है तो शार्लॉक ने क्लियर कर दी है बात कि एग्जीक्यूट हो गया है, टाइम बॉन्ड जो दी गई थी, बॉन्ड का टाइमिंग थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब उसे वही चीज़ करनी है जो बॉन्ड में लिखी हुई है शर्त. Sherlock's soliloquy is a great example of Shakespeare's capability and his greatness is creating live characters. यहाँ पर शेक्सपियर की खुद की कैपेबिलिटी दिखाई गई है, जिस तरीके से उसने अपने लाइव कैरेक्टर्स के द्वारा उनके अंदर की व्यथा को सुनाया है soliloquy में. कैसा वो एक कैरेक्टर खुद फील करता है वो स्टेज पर आके बोल रहा है, यही शेक्सपियर की कैपेबिलिटी है, उसकी महानता है. ओके आगे के सीन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.